वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 86 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 87। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, तरंग दैर्ध्य के आधार पर परावैंगनी विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। यूवीसी विकिरण जो है ना, वो परावैंगनी विकिरण में सबसे ज़्यादा घातक होता है। बताइए। 3 प्रकार के, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, और जो सी है वो सबसे ज़्यादा घातक है, खतरनाक है। तो सेकंड वाला करेक्ट है और पहला वाला भी करेक्ट है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो है परावैंगनी विकिरण 3 प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे देख लीजिए, सही पूछा है या फिर असत्य पूछा है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तरंग दैर्ध्य के आधार पर परावैंगनी विकिरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। और यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, यूवीसी जो है वो 100 से 280 एनएम उसकी वेवलेंथ है। यूवीबी के 280 से 320 एनएम और यूवीए की 320 से 400। सबसे ज़्यादा घातक कौन सा है? यूवीसी। इन तीनों में यूवी विकिरण जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि होना जल स्रोतों में सुपोषण को बढ़ावा देती है और सुपोषण से जलीय क्षेत्रों में हरे शैवालों में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे जलीय जीवों को लाभ होता है। देखिए, जलीय जीवों को लाभ नहीं होता, वो तो बहुत ज़्यादा है। जब जो शैवाल उसमें पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उसको अलगल ब्लम बोलते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में बिना मतलब में शैवाल उत्पन्न हो जाएंगे इतने, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का उपभोग करेंगे। तो जल में जो घुलेता ऑक्सीजन वो तो कम पड़ जाएगी ना दूसरे जीवों के लिए और जलीय जंतुओं के लिए। तो ये लाभ नहीं देता, नुकसान देता है। तो केवल पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर, दूसरा गलत है। तो अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि होना जल स्रोतों में सुपोषण को बढ़ावा देता है, जिससे जलीय क्षेत्रों में हरे शैवालों में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह जलीय जीवों पर संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगी। फिर जलीय जीव क्या करेंगे? मरने लगेंगे, मछलियाँ मरने लगेंगी। फिर क्या? ऊपर ही तैरेंगे मरने के बाद। फिर क्या होगा? वाटर फ्लो रुक जाएगा, स्मेल, ऑक्सीजन की कमी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 या 2 से अधिक विभिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, 2 या 2 से अधिक विभिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। ऑप्शन नंबर ए। तो 2 या उससे अधिक विभिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को बोलते हैं इकोटोन, और इकोटोन में दोनों क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है, कीस्टोन प्रजाति समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। उद्विलाव एक कीस्टोन प्रजाति है। देखिए, बिल्कुल है, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्या है? सी। तो वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता एवं जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियाँ कहलाती हैं। केवल कुछ ही जातियाँ कीस्टोन की तरह कार्य करती हैं। उद्बिलाव एक कीस्टोन प्रजाति है। यह प्राकृतिक बांध बनाकर कई जातियों की वृद्धि में सहयोग प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से किस बायोम को बांज वन या फिर चैप्रेल भी कहा जाता है? मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन या फिर शंकुधारी वन। तो बांज वन या फिर चैप्रेल कहा जाता है मेडिटेरियन वनों को, भूमध्य सागरीय वनों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भूमध्य सागरीय वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क, जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है, और यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय वायोम को बांज वन या चैप्रेल भी कहा जाता है। जो भारत के पश्चिमी भाग में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो उड़ता है ना, उत्तर पूर्वी नॉर्थ वेस्ट में, तो यही मेडिटेरियन सी से उठकर उड़ के आता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार मुख्यतः अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गनी तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा आदि में पाया जाता है। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, कम से कम 50 बार बताई होगी ये चीज़ तो मैंने।
उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है क्या? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है और वार्षिक वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती क्योंकि निक्षालन से पोषक तत्व मृदा के निचले स्तर में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक गलत है, इनमें से नहीं होगा तो ये होगा आंसर। चलिए, न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कैंटबरी कहते हैं और हंगरी में घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। सवाना नहीं कहते, सवाना अफ्रीका में कहते हैं। तो पहला करेक्ट है, ये भी करेक्ट ही हो जाएगा। घास पारितंत्र दुग्ध और चमड़ा उद्योग का आधार है, तो इनकरेक्ट है यहाँ पर दूसरा वाला। सवाना कहते हैं अफ्रीका में, हंगरी में नहीं कहते। फिर हंगरी में क्या कहते हैं? हंगरी में कहते हैं पुस्टाज। और डाउन्स कहाँ पर कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और बेल्ट कहाँ पर कहते हैं? साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में घास के मैदान ग्रामीण चरागाहों के रूप में तथा देश के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों के विस्तृत निम्न चरागाहों में और अल्पाइन हिमालय में भी पाए जाते हैं। भारतीय सवाना के प्रमुख घास डाइकैथियम, सेहिमा, फ्रेगमाइटस और सैकेरम आदि हैं। भारतीय सवाना के प्रमुख घास डाइकैथियम, सेहिमा, फ्रेगमाइटस और सैकेरम हैं। कौन सा करेक्ट है इन दोनों में? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कोई एक जो है असत्य है। 4 विकल्प हैं। भारत में शीत मरुस्थल हिमालय की श्रेणियों में उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर तक पाए जाते हैं। भारत में शीत मरुस्थल हिमालय की श्रेणियों में उत्तर में लद्दाख से लेकर कहाँ तक? दक्षिण में किन्नौर तक पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में शीत मरुस्थल हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में अवस्थित हैं। शीत मरुस्थल क्षेत्र में चिरू, हिम तेंदुआ, कियांग आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं। सारे के सारे करेक्ट है, तो गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है? डीडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? कौन सा है इसमें सेकेंडरी प्रदूषक? देखिए बाकी सारे प्राइमरी प्रदूषक हैं। ये जो अमोनिया है वो द्वितीयक प्रदूषक है, तो अमोनिया द्वितीयक प्रदूषक के वर्ग में आता है। बाकी जो है प्राथमिक प्रदूषक हैं। डीडीटी सीधे नुकसान पहुंचाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और CO2 तो आपको पता ही होगा कैसे क्या क्या कर रही है। तो अमोनिया द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जो है काम आता है, वर्ग में आता है। और वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक की अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, अमोनिया आदि। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाएगा ना, वो होगा ना बायोडिग्रेडेबल। जैसे केले के छिलके, प्याज के छिलके, आम के छिलके, टाट की टोकरी, प्लास्टिक की बोतल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो उनको अनिम्नीकरणीय बोलेंगे ना। निम्नीकरणीय थोड़ी बोलेंगे, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखला से गुजरते हुए संचित हो जाते हैं, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, मतलब जैविक आवर्धन। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है यहाँ पर, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय मतलब अबायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जो है कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, भारी धातुएं, सीसा, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि फ्लाई ऐश कणों का जो निर्माण है एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है।
अब एक प्रश्न भी पूछा मैंने थंबनेल पर इसको बनाकर। दूसरा स्टेटमेंट है फ्लाई ऐश में सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कापर जैसी जहरीली भारी धातुएं पाई जाती हैं, उनके कण पाए जाते हैं। तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, करेक्ट है पहला। ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं फ्लाई ऐश में। एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो सी है इसका आंसर, बोथ आर करेक्ट। तो फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है, आपने देखा भी होगा, जो छाई जिसको बोलते हैं। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी का कारण बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में यह पूछा गया होगा। इसका आंसर है MIC मेथिल आइसोसाइनेट, या कहीं कहीं लिखा रहता है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? भोपाल सिटी MP 1984 में। और मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की कारणवश होते हुए मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर, अभी हाल ही में स्टायरिन का रिसाव हुआ आंध्र प्रदेश में, तो उसको दूसरी भोपाल गैस त्रासदी बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कौन सी गैस रिसाव हुई है उसमें? स्टायरिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहला स्टेटमेंट है गन्ने की धूल के प्रदूषण के कारण वेगासोसिस रोग जो है वो हो जाता है, और कोयला कण के प्रदूषण के कारण एंथ्राकोसिस होता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों। गन्ने के धूल के प्रदूषण के कारण वेगासोसिस और कोयला कण के प्रदूषण के कारण एंथ्राकोसोसिस होता है रोग। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सिगरेट के धुएं में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सिगरेट के धुएं तथा जीवाश्मों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलती है CO। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न UPPSC में पूछ लिया जाता है। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। सबका धन्यवाद।